तो नाजीवाद क्या था? तो नाजीवाद एक विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को महत्वपूर्ण माना गया था। यूरोप में 2 महायुद्ध हुए, प्रथम महायुद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में, उसमें जर्मनी पर ही सारा दोष मढ़ दिया गया और उस पर अनेकों पाबंदियां लगा दी गई और जर्मनी के लोग इन पाबंदियों को, वर्साय की संधि को नापसंद करते थे और इसी का फ़ायदा उठा करके हिटलर ने जर्मनी में एक विचारधारा नाजीवाद की उत्पत्ति की और एक एक करके वो सारे वर्साय की संधि का जो नियम था उसको तोड़ना शुरू कर दिया गया। तो इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फाशीवाद तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष ऐसे ही 2 उदाहरण हैं जो कि विश्व युद्ध के परिणाम से उत्पन्न हुए। नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई एवं जर्मनी के विरुद्ध अन्याय का बदला लेने और जर्मनी के सम्मान और गौरव को पुनर्स्थापित करने के उपाय किए गए। हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में नाजी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। गणतंत्र की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 14 में आरंभ हुआ और 18 में समाप्त हुआ में जर्मनी की पराजय से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति को संभालने में शासक कैसर विलियम द्वितीय असमर्थ था। अतः प्रतिकूल स्थिति पाकर उसने त्याग पत्र दे दिया और 10 नवंबर 1918 को हालैंड भाग गया। वो कहाँ भाग गया था? हालैंड। छोटी कहाँ भाग गया था वो? ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातंत्र दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर के एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया। कौन चांसलर बना? फ्रेडरिक एबर्ट। 11 नवंबर 1918 को इस नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था उसको एक संधि के द्वारा युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। ये कौन सी संधि थी? यही वर्साय की संधि थी जो कि 11 नवंबर 1918 को इस नई सरकार, कौन सी नई सरकार? फ्रेडरिक एबर्ट ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ और इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई। इसलिए यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, वाइमर गणतंत्र क्या था? तो संविधान सभा का चुनाव हुआ तथा इसकी प्रथम बैठक, संविधान सभा का चुनाव हुआ था, उसमें प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को हुई जो कि वाइमर नामक स्थान पर हुई। इसलिए यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह संविधान 10 अगस्त 1919 ईस्वी को लागू हुआ। वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान से ही माना जाता है। भारत का जो संविधान है उसमें भी आपातकालीन स्थिति है। आपातकालीन होने पर लोगों का सैलरी वगैरह में भी कटौती होती है। उसके अलावा बहुत सारी सुख सुविधाओं को उस समय बंद कर दिया जाता है। तो ये जो है वो जर्मनी के संविधान से ही लिया हुआ माना जाता है। परंतु नया वाइमर गणतंत्र युद्धोपरांत जर्मनी की स्थिति संभालने में असफल रहा, फलतः जनता में काफी क्रोध था। दूसरा,
यह क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं, नाजीवाद का उत्पत्ति क्यों हुआ। पहला था गणतंत्र की स्थापना। नाजीवाद में जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई, संविधान सभा का चुनाव हुआ और लोगों में बहुत आक्रोश था। दूसरा कारण था वर्साय की अपमानजनक संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 में जर्मनी में नई गणतंत्र के अपमानजनक वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। वस्तुतः यह संधि काफी कठोर एवं आरोपित थी। इस संधि द्वारा जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया था। अल्सेस लॉरेन का जो क्षेत्र था, अल्सेस लॉरेन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जर्मनी के क्षेत्र में स्थित सार नामक कोयले के खान को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दी गई और उस क्षेत्र का शासन राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया। राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय किया गया। सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पंगु बना दिया गया, जो जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए उचित नहीं था। इस प्रकार वर्साय संधि से उत्पन्न असंतोष का भरपूर फायदा हिटलर ने उठाया। वर्साय की इतनी कठिन संधि कर दी गई कि वहाँ के लोगों में उसके प्रति बहुत ही आक्रोश था। लोग अपने आप को हीन समझने लगे। वहाँ के लोग स्वाभिमानी राष्ट्र अपने आप को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन इस संधि के द्वारा उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया। फिर अगला है आर्थिक संकट। जर्मनी में नाजीवाद के उदय के पहला कारण गणतंत्र की स्थापना, दूसरा कारण वर्साय की संधि और ये तीसरा कारण है आर्थिक संकट। इस समय जर्मन गणतंत्र के सामने भीषण समस्या आर्थिक संकट की थी। युद्ध में जर्मनी की काफी वित्तीय क्षति हुई थी। युद्धोपरांत अनेक कल कारखाने बंद हो गए और बेरोजगारी की समस्या चरम तक पहुंच गई। आर्थिक दृष्टि से खस्ता हाल जर्मनी पर वर्साय संधि द्वारा क्षतिपूर्ति की बहुत बड़ी राशि लाद दी गई। इस समय यहाँ की कृषि की दशा भी अच्छी नहीं थी। उसके औद्योगिक नगर मित्र राष्ट्रों ने छीन लिए थे। समस्त जर्मन व्यापार नष्ट हो गया था। अतः सारे जर्मनी में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और जर्मनी में अव्यवस्था एवं असंतोष का वातावरण मौजूद था, जिसने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। तो हिटलर का उदय का कौन कौन से कारण अभी हम लोग जाने। गणतंत्र की स्थापना, दूसरा वर्साय की संधि, वर्साय की अपमानजनक संधि और तीसरा था आर्थिक संकट। तो विश्व युद्ध ऐसे ही हुआ था, तो उसमें जर्मनी को काफ़ी नुकसान, युद्ध होता है तो काफ़ी जन और धन की हानि होती है और उसमें भी बहुत बड़ी राशि जो है क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी पर लाद दी गई थी और औद्योगिक नगर जो थे अल्सेस लॉरेन वगैरह, ये मित्र राष्ट्रों ने छीन लिए थे और समस्त जर्मन का व्यापार नष्ट हो गया था। अतः जर्मनी में अव्यवस्था और असंतोष का वातावरण मौजूद था और ये इसी असंतोष का फायदा हिटलर ने उठाया और उन्हें एक स्वाभिमानी जर्मन राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया। अगला है क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से वसूल किए जाने वाली राशि 6 अरब करोड़ पाउंड निश्चित की गई थी। कितना? 6 अरब करोड़ पाउंड निश्चित की गई थी, परंतु इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना जर्मनी के लिए असंभव था। इधर मित्र राष्ट्रों द्वारा भुगतान के लिए हमेशा दबाव बनाया जाता रहा, जो व्यवहारिक कदम नहीं था। तो मित्र राष्ट्र भी वैसा ही था, चाहता था कि इसको हमेशा दबा के रखें, कभी इसका फिर से ये खड़ा ना हो सके। इसलिए इतना बड़ा आर्थिक संकट, लालच तो होगा ही सब में। तब इस सबसे जनता काफ़ी असंतुष्ट थी। फिर पांचवा है साम्यवाद का बढ़ता संकट। 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। यहाँ भी साम्यवादी संगठनों का निर्माण हुआ। साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने का एवं सर्वहारा वर्ग
का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। अतः जर्मनी का उद्योगपति, पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग काफी भयभीत हो गया। इस प्रकार हिटलर ने साम्यवाद विरोधी नारा देकर समाज के धनी वर्गों की सहानुभूति भी अपने पक्ष में कर लिया। अतः कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की तत्कालिक स्थिति काफी दयनीय थी। चारों ओर निराशा एवं अराजकता का वातावरण था। जर्मनी की जो जनता थी वैकल्पिक नेतृत्व के बारे में सोच रही थी। उसे जैसे हिटलर जैसे तेजस्वी नेता मिला, उसकी आवाज़ में जादू था और उसकी करिश्माई व्यक्तित्व से बेचुंबकीय आकर्षण था। जर्मन जनता से उसने खुशहाली का वादा किया एवं राष्ट्र को गौरव की पुनर्स्थापना का वचन दिया। जर्मन जनता उसके शब्द जाल में फंसकर अपना भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार हिटलर के उदय का पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हुआ। अब है हिटलर एवं उसके कार्य। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक एक साधारण परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसका लालन पालन सही तरह से नहीं हो सका। बचपन से वह चित्रकार बनना चाहता था, परंतु उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। अतः उसने सेना में नौकरी कर ली। प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक चला, में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस भी मिला हुआ था। परंतु जर्मनी द्वारा विराम संधि पर हस्ताक्षर करने से उसे भारी निराशा हुई थी। युद्ध के बाद जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। धीरे धीरे वह हिटलर जो है इसका फ्यूहरर बन गया। हिटलर ने अपने चारों तरफ एडोल्फ और गोबल्स जैसे हंगामा करने वालों को इकट्ठा किया, जिसकी नीति थी अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। हिटलर अपने चारों तरफ रूडोल्फ और गोबल्स जैसे हंगामा करने वालों को इकट्ठा किया और गोबल्स की नीति थी कि अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मनी प्रदेश रूर पर फ्रांस का कब्जा हो गया था। जर्मनी प्रदेश रूर औद्योगिक रूप से काफ़ी संपन्न था। जर्मन वासियों ने फ्रांसीसी आधिपत्य का विरोध किया। हिटलर मौके की तलाश में था। उसने जन आक्रोश का लाभ उठाकर लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ एवं हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मैन काम्फ की रचना की। ये इम्पोर्टेंट है। हिटलर की आत्मकथा कौन थी? मीन कैम्प। 1924 के अंत में उसे रिहा कर दिया गया। रिहा होकर उसने अपने दल को नए सिरे से संगठित किया। आर्यों की पवित्रता के सूचक स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया और सैनिक ढंग से पार्टी को संगठित किया। हालांकि नाजी पार्टी को बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्ट्रेसमान के नेतृत्व में गणतंत्रवादियों ने कई कार्यक्रम शुरू किए। 1925 में लोकार्नो समझौते ने जर्मनी को वैश्विक समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया और जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई। 1925 में जो है जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई। 1924 में जर्मनी के निम्न सदन राइक्सटैग के चुनाव में जर्मन पार्टी को 32 स्थान मिले। वहीं 1928 में चुनाव में घटकर 12 हो गए। इस प्रकार नाजी पार्टी एवं हिटलर का प्रभाव जर्मनी में कम होने लगा, परंतु हिटलर ने हिम्मत नहीं हारी। इसी समय 1929 में
प्रारंभ हुई विश्व आर्थिक मंदी तो हिटलर के लिए नवजीवन संदेश लेकर आए। विश्व आर्थिक मंदी से सर्वाधिक प्रभावित जर्मनी में हुआ था। अब वाइमर गणतंत्र से जर्मन जनता का विश्वास उठने लगा था। हिटलर ने परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया और वाइमर गणतंत्र वर्साय संधि यहूदियों के खिलाफ आग उगलना आरंभ कर दिया। उन्होंने जर्मनी की वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेवार ठहराया। उसने मध्यम वर्ग और बेकार नौजवानों को अपना प्रबल समर्थक बना लिया। साम्यवाद का हवा खड़ा कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी अपना समर्थक बना लिया। अब नाजी पार्टी की शक्ति में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि होने लगी। 1930 के चुनाव में उसे 107 सीटें मिली और 1932 के चुनाव में 230 सीटें मिली, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। फलतः उसने निरंकुश अधिकार प्राप्त किया। सत्ता प्राप्त करते ही उसने चुनाव कराने की घोषणा की तथा चुनाव प्रणाली का संगठन इस तरह से किया कि नाजी पार्टी के लोग ही चुनाव जीतकर आ सकते थे। इस प्रकार जर्मन गणतंत्र की समाप्ति हुई और नात्सी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया। अगस्त 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया। अब हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया। अब उसे नाजीवादी दर्शन एवं विदेश नीति का अवलंबन किया, जिसके कारण पूरे विश्व में तनाव का वातावरण निर्माण हुआ तथा द्वितीय विश्व युद्ध नजदीक दिखाई देने लगा।